सपने बड़े देखोगे तो मुश्किलें लाख आएँगी, कि सपने बड़े देखोगे तो मुश्किलें लाख आएँगी, लेकिन वो मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि यदि आप एक बिग ड्रीम की तलाश में हैं या आपने एक बहुत ही बड़ा सपना देखा है, तो प्लीज़ हैव पेशेंस। उसमें जो है से थोड़ी-थोड़ी दिक्कतें आएँगी, ठीक है? ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है कि आप उस सपने के लायक हैं भी या नहीं, उस सपने को साकार कर पाने के लायक हैं भी या नहीं। तो ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है और लेते-लेते फिर आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है और ना ही बिल्कुल हड़बड़ाने लगना है कि भई इतना कर लिया लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सपने बड़े देखोगे तो मुश्किलें लाख आएँगी, लेकिन वो मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। So, as we all know that we are recording this lecture on the pious day of महाशिवरात्रि, तो हमने हमारे भगवान शंकर को भी आज हमारे इस पोस्टर में और इस थंबनेल में स्थान दिया हुआ है। आप सभी की कामनाएं भोलेनाथ माता पार्वती आपको सभी की कामनाएं आपकी पूर्ण करें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आज की चैप्टर की तरफ। धुरंधर बायो रिवीजन सीरीज का एपिसोड नंबर 4। वी ऑल आर हियर विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिस्कस कर लिया है और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो बेसिकली लेट्स सी कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं। तो we will complete the whole chapter in this video, as well as we will also discuss some PYQs यानी previous year questions. Let's start. बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक टॉपिक आता है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये डीएनए होता क्या है। एज यू ऑल नो दैट बॉडी है, बॉडी के अंदर होगा ऑर्गन सिस्टम। क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के अंदर होते हैं ऑर्गन। ऑर्गन किसके मिलके बनते हैं? टिश्यूज के। टिश्यूज किसके बने हुए होते हैं? सेल के। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? हमारे पास है यहाँ पर क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या चीज आएगी क्रोमोसोम्स में? तो हमारे पास आते हैं डीएनए। क्या आते हैं? डीएनए आते हैं। क्या आते हैं? डीएनए आते हैं। सो बेसिकली ये जो डीएनए है, ठीक है, ये है क्या असल में? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी किसी भी जीन्स की, जो जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो वो सारी चीजें बेसिकली हम आज इस चैप्टर में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बात कर लेते हैं डीएनए की। तो डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसी को हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? डीएनए बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब बात ये आई कि डीएनए को कहा गया जेनेटिक मटेरियल। क्या कहा गया? जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को क्या नाम दिया जा रहा है? जेनेटिक मटेरियल बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? उसको साबित करने के लिए यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके एक्सपेरिमेंट्स को हमको डिस्कस करना है कि डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अगर हम ये कोटेशन दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं ये स्टेटमेंट? जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। आपके क्वेश्चन में, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। 3 नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं, 3 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में ये चीज पूछ सकता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जस्टिफाई विद योर स्टेटमेंट। सो यू कैन गिव द कोई भी एक एक्सपेरिमेंट। जो 3 साइंटिस्ट, मतलब 3 एक्सपेरिमेंट है, उसमें से हम 2 आपके लिए अभी ये स्लाइड में लेकर के आए हैं। आप उनमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को, अगर आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कि भाई हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट दीजिए या ड्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट दीजिए, आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट वहां पे दिखा सकते हैं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहला आया हमारे पास, डीएनए के पास क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इन ह्यूमंस निमोनिया इज अ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। जो निमोनिया होता है, ठीक है, ह्यूमंस में जो निमोनिया है उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर नाम दिया गया है डिप्लोकोकस निमोनी। वैसे उसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी।
ठीक है, क्या बोला जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी बोला जाता है, कॉमनली नोन एज निमोनियोकोकस। ठीक है, तो इसके साथ, इस बैक्टीरिया के साथ हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक जिरिफ्त इन 1982, एन इंग्लिश मेडिकल बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ऑब्वियसली बैक्टीरिया की जो स्टडी करते हैं उनको बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व टू स्ट्रेन्स ऑफ डिप्लोकोकस निमोनी। इन वन स्ट्रेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड मटेरियल is separated by the cell which forms a large capsule around the cell. The colony produced by these cells are glycine appearance and is called smooth S type, and no polysaccharide slime layer is secreted by the virulent and can cause pneumonia as the capsule protects the bacterium from the mammal. ठीक, कौन सी थी? रफ टाइप थी। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या चीज ली? दो स्ट्रेन लिए। क्या लिए? दो स्ट्रेन लिए। एक था एस और एक था आर। एस वाले को दिया गया नाम स्मूथ। ठीक है, वो कैसी कॉलोनी थी? स्मूथ कॉलोनी थी। और रफ, ये थी कैसी? रफ कॉलोनी। कैसी थी? रफ कॉलोनी बैक्टीरियाज थे। ठीक है, तो इन दोनों को समय समय पर क्या किया गया? और सबसे पहले बता दें आपको कि इन दोनों स्ट्रेन्स को किस में ट्रांसफर किया गया था? माउस में ट्रांसफर किया गया था। किस में ट्रांसफर किया गया था? माउस में ट्रांसफर किया गया था। तब जो रिजल्ट आया देखने पर, वो सारी चीजें अभी हम ऑब्जर्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या किया गया इन्होंने। जब इन्होंने लिविंग सेल यानी लिविंग एस बैक्टीरिया था, उसको क्या करा? चूहे में इंजेक्ट किया। उसको चूहे में इंजेक्ट किया तो क्या पता चला कि माउस जो था वो मर गया। RIP, रेस्ट इन पीस। ठीक है, RIP, रेस्ट इन पीस। ओके, फिर क्या हुआ? जब उन्होंने एक लिविंग आर स्ट्रेन को, रफ सेल्स वाले आर स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया, तो हमको माउस मिला हंसता खेलता माउस, मतलब हेल्दी माउस मिला हमको। ठीक है, फिर अब क्या किया इन्होंने? अब इन्होंने फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था, उस एस स्ट्रेन को हीट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? उस एस स्ट्रेन को हीट कर दिया। हीट कर दिया एस स्ट्रेन को। और रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट में मिला कि ये जो माउस था वो फिर से हंसता खेलता बचा रहा। ठीक है, कोई उसको दिक्कत नहीं आई। अब लेकिन आगे कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अब इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को इन्होंने क्या कर रखा था? डेड रखा, हीट रखा। ठीक है, और फिर इसको किसके साथ मर्ज कर दिया? लिविंग आर स्ट्रेन के साथ मर्ज कर दिया। किसके साथ मर्ज कर दिया? लिविंग आर स्ट्रेन के साथ मर्ज कर दिया। और रिजल्ट में क्या मिला? रिजल्ट में मिला माउस का फिर से RIP, रेस्ट इन पीस हो गया। क्या हो गया? रेस्ट इन पीस हो गया। माउस का फिर से RIP यानी रेस्ट इन पीस हो गया। क्यों हो गया? उसका रीजन ये है कि इस आर स्ट्रेन ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। किसमें? एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है, देख लो इधर, आर स्ट्रेन ने अपने आप को किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया? एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है, आपको एक चीज और बता दे, फिर जब इसकी चीर फाड़ करके देखा गया तो इससे क्या चीज मिली? इससे एस स्ट्रेन्स के DNA मिले। क्या मिले? एस स्ट्रेन के DNA मिले। तभी यहाँ पर ये चीज साबित होती है कि भाई DNA जो होता है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये हो गई हमारी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय जिरिफ। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ जिरिफ्त, तो आप इसको लिख सकते हैं एज ए जिरिफ्त एक्सपेरिमेंट। क्या लिख सकते हैं? जिरिफ्त एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक और केस हम स्टडी कर लेते हैं। हर्शे एंड चेज ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था? ये कौन सा वायरस है? ये है हमारा, आप देख सकते हैं ये कौन सा वायरस दिया गया है? बैक्टीरियोफेज। स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कहने का मतलब है कि ये क्या चीज रहेगी? ये रहने वाली है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। ये वायरस वो होता है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। सिंपली देख लेते हैं हम। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ऑन T2 बैक्टीरियोफेज
Many biologists, despite the earlier experiment of Griffith, Avery, and others, still believe that protein, not DNA, is the hereditary material in the cell. As eukaryotic chromosome consists of roughly equal amount of protein and DNA, it was said that only protein had sufficient chemical diversity and complexity to encode the information required for genetic material. ठीक है, मतलब उससे पहले जो साइंटिस्ट थे, मतलब हर्षे एंड चेज से पहले जो साइंटिस्ट थे, उनको अभी भी ये लग रहा था कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं, बल्कि ऐसा कोई एक चीज प्रोटीन है जो कि क्या कर रहा है, एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिल रहा है. तो हाउएवर द रिजल्ट्स ऑफ हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट फाइनली प्रोवाइडेड convincing the evidence that DNA is a genetic material. इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके दम पे हमको ये पता चलता है कि डीएनए ही है हमारे पास, क्या, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो Alfred D. Hershey and Martha Chase conducted experiment on bacteriophage virus that attacks bacteria. जो बैक्टीरिया को अपना मोहरा बनाते हैं, उन पर इन्होंने क्या किया, लिया. अब इन्होंने देख लिया क्या, कहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर है. ठीक है, इन्होंने क्या किया, अब ये वाला जो वायरस आप देख रहे हैं, ठीक है, एक तो उसमें क्या चीज थी, प्रोटीन कोट था, और ये अंदर की तरफ क्या है, डीएनए है. वायरस में प्रोटीन कोट होती है. अब इन्होंने दो चीज ली, रेडियो एक्टिव, देखिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया इन्होंने एक जगह पे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और एक जगह पे लिया रेडियो एक्टिव सल्फर. क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर. देखते हैं, फेज पार्टिकल्स ऑफ ई कोलाई ग्रोथ इन मीडियम कंटेनिंग, अब इसमें क्या है, इस तरफ वाले में क्या है, सारी चीजें हैं, इस तरफ वाले में है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और इस तरफ वाले में सारी चीजें क्या हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर हैं. क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर हैं. वायरस का यूज किया गया. अब इन्होंने ये चीज देखी कि वायरस ने क्या चीज कर दी थी, जब सब में इंजेक्ट किया गया, सब में इंजेक्ट करने के बाद वायरस ने पूरे बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट कर दिया था. क्या कर दिया था, इन्फेक्ट कर दिया था. और इस तरफ क्या चीज निकल करके सामने आई कि भाई वायरस ने क्या किया, लेबल्ड एंटर द होस्ट, ये होस्ट की उसमें चला गया, और फिर क्या किया गया, इसको निकाल करके जेंटली ब्लेंड कर दिया गया. और ब्लेंड करने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि प्रोटीन गोस रिकवर्ड इन द सुपरमेटेंट. ठीक है, और इधर क्या पता चल रहा है, न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन कोड अनलेबल्ड. मतलब यहाँ पर एक नया प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन हो जाता है, और वहां पर क्या हो जाता है, विदाउट प्रोटीन कोड डीएनए 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 जो है वो पूरे वायरस को इन्फेक्ट कर, सॉरी पूरी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया उसने. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि डीएनए जो है वो भाई एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे साझा किया जाता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी गई हैं. क्या है, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, मतलब रेप्लिकेशन करना मैंडेटरी है. डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है. इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी एबल्ड स्टेबल, मतलब कि कैसा होना चाहिए, कि केमिकली और स्ट्रक्चरली वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए. सो डीएनए क्या है, स्थिर भी रहता है. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर. वेरी गुड, मेंडेलियन कैरेक्टर की यहाँ पे बात की गई है. पिछले वीडियो में हमने मेंडल्स के लॉज आपको बताए थे, मेंडल्स के कैरेक्टर्स बताए थे आपको. तो डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा भी रहा है. इसलिए वो क्या शो कर रहा है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स को शो कर रहा है. देन इट शुड बी एबल टू म्यूटेट, या डीएनए में म्यूटेशंस भी होते हैं. पहली चीज आपको यहीं पे क्लियर कर दें कि म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. कह लें चेंजमेंट इन डीएनए सीक्वेंसेस. क्या होते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस में जो चेंजेस होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं. ठीक है, अब indirected evidence for DNA as a genetic material. So we can say that DNA is a universally occurrence in almost all plants and animals. मतलब DNA जो है वो कह सकते हैं एक तरह से क्या है, ओमनी प्रेजेंट है. क्या है, ओमनी प्रेजेंट है. छोटे से जीव से लेकर के बड़े से पेड़ पौधे में भी क्या मिल सकता है, हमको डीएनए मिलेगा. क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा. The following are the some indirect evidence that suggests DNA is a genetic material. देख लेते हैं. It is located on chromosome. क्रोमोसोम पे लगा होता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाईलाइट कर लेना इस मार्क्स को. The quantity of DNA found in diploid cell is approximately twice to of that in a haploid cell. DNA रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है. क्या है, रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है. अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन कैसे क्या होता है.
Then DNA forms cells of widely differing species is alike in composition that DNA from closely related species. मतलब कि वाइडली डिफरेंट स्पीशीज, मतलब एक चीज ये भी समझ लीजिए, जैसे आप और आपके भाई हैं तो आप और आपके भाई के डीएनए जो होंगे वो कुछ हद तक सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी से वो आ रहे हैं। ठीक है, वो आपके पिताजी और माताजी से आ रहा है। यही अगर आप बात कर लेते हैं आपके और आपके किसी दूर के कजिन में, तो वहां पे डीएनए के हो सकता है एक आधा डीएनए का सीक्वेंस सेम हो, लेकिन बाकी सारे अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। कुछ हद तक आपके सगे भाई से संबंधित हो सकते हैं, डीएनए सेम हो सकते हैं, बट आपके दूर के कजन से नहीं होंगे। ठीक है। अमंग द केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स नोन टू अल्टर, अल्टर मतलब होता है चेंज, change the chemical structure of DNA without killing the organism are those by which causes mutation. Mutation का concept भी DNA में देखने को मिलता है। वेवलेंथ की बात कर ली, यूवी लाइट दैट कॉज अ हाई इंसिडेंस ऑफ म्यूटेशन क्लोजली करस्पॉन्ड द वेवलेंथ। डीएनए इज स्टेबल एंड इट कंस्टिट्यूएंट एटम्स, एटम्स होते हैं, नॉट एक्सचेंज एज रैपिडली। ओके ओके, डीएनए रेप्लिकेट्स एग्जैक्टली एंड एग्जिबिट फंक्शनल स्पेसिफिसिटी। अब हम आ जाते हैं हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को देने का क्रेडिट जाता है वॉटसन एंड क्रिक को। किसको जाता है? वॉटसन एंड क्रिक। ये साइंटिस्ट के नाम है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर्स। ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, दैट इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या चीज कह रही है। इन 1940 एनालिसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ DNA by Rosalind Franklin, Maurice H.F. Wilkins, and their collaborators was a major step towards the understanding of three-dimensional structure of DNA. On the basis of X-ray differentiation study, MHF, यानी कि MHF Wilkins suggested a spiral model of DNA. He noticed that X-ray diffraction patterns of DNA isolated from varied sources are essential as the same. The important फीचर्स ऑफ डीएनए रिवील्ड बाय फ्रैंकलिन एंड इनके द्वारा जो दिया गया उसके बारे में बात करना है। सुन समझ लीजिए, बात हमने की कि वॉटसन एंड क्रिक को ये मॉडल का वो दिया जाता है, बट आप ये देखिए कि एक 3D स्ट्रक्चर के बारे में, स्पाइरल 3D स्ट्रक्चर के बारे में सजेशन सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? सबके पहले आया था विंकलिंग्स के दिमाग में आया था। और इस पर काम कौन कर रहा था? फ्रैंकलिन और विंकलिन काम कर रहे थे। तो ये हम वॉटसन एंड क्रिक के बारे में क्यों बात करते हैं? जब भी हम डीएनए का नाम लेते हैं तो हम फ्रैंकलिन और विल्किंस को क्यों भूल जाते हैं? उसका एक रीजन ये है कि फ्रैंकलिन या विंगलिन में से, मुझे एक अभी साइंटिस्ट का नाम एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा है, कि इन दोनों में से कोई एक जो थे वो वॉटसन साहब के बड़े अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने उनके साथ ये सजेशन साझा किया। तो वॉटसन और क्रिक ये दोनों आपस में होते हैं ना, कि जो तुम जिसको तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो सकता है वो किसी और को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हो। ठीक है, तो इन्होंने अपना ये इन्होंने इनका आइडिया इनके साथ शेयर करा और इन्होंने क्या किया, एक ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो वॉटसन एंड क्रिक की इस खोज में किसका हाथ था? फ्रैंकलिन और विंकलिंस का हाथ था। साथ में एक और साइंटिस्ट मिलते हैं, एरविन शरगैफ। इनका ही भी एक बहुत बड़ा हाथ है, एरविन शरगैफ का। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ही ये चीज बताई कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन एंड ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे इसी सीक्वेंस में। ठीक, तो देखिए, इट हैज अ हेलिकल स्ट्रक्चर लाइक बैनिस्टर एंड स्पाइरल स्ट्रिप केस। मतलब जो घुमावदार सीढ़ी होती है ना कई कई जगहों पर, तो उसका एक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। इट इज अ लॉन्ग एंड थिन विद अ यूनिफॉर्म डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स इज 3.4। द हेलिक्स मेक्स वन कंप्लीट ऑफ 34 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग इन इट्स लेंथ। ये देख रहे हैं, मेजर ग्रूव्स एंड माइनर ग्रूव्स। ठीक, 34 एनएम है, 34 एमस्ट्रॉन्ग है, 0.34 यानी 3.4 एमस्ट्रॉन्ग है। चलिए एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार हम लोग बना करके देख भी लेते हैं। ये है हमारा सिंगल स्ट्रैंड, मतलब एक स्ट्रैंड है ये।
ठीक है, ये है हमारे पास हमारे एक डीएनए का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? डीएनए का स्ट्रक्चर है। समझते हैं अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। जैसा कि बात की, क्या लगे होंगे इसमें? एडेनिन बॉन्ड विथ थाइमीन, देन ग्वानिन बॉन्ड्स विथ साइटोसिन, देन साइटोसिन बॉन्ड्स विथ ग्वानिन एंड थाइमीन बॉन्ड्स विथ एडेनिन। ठीक, ऐसे ही इधर। ठीक है, ये इस तरह से पूरा सब अरेंजमेंट होगा। ठीक, तो अब एक चीज ये समझ लीजिए, तो यहाँ पर शरगैफ्स लॉ आता है एक। क्या आता है? शरगैफ्स लॉ। तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इन्होंने ये बताया, एडेनिन जो होगा वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ग्वानिन जो होगा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और ये बॉन्ड जो होगा ये होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और इधर की तरफ होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आगे बात समझ में? सो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये है इनकी एक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो अब यहाँ पर ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसके बारे में देख लीजिए। इस तरह से सारे आपके क्या लगे हुए हैं? पॉलीसेक्राइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये भी समझ लीजिए। एडेनिन होता है, और कौन सा होगा? ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। ठीक है, चलिए ये था आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जरा आरएनए के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? आरएनए के बारे में बात करने जा रहे हैं। आरएनए हेडिंग नहीं पड़ी है क्या? नहीं पड़ी है, चलिए हम डाल लेते हैं, नहीं पड़ी है तो अगर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरएनए, जिसको हम पूरा नाम देते हैं सॉरी, जिसको हम नाम देते हैं क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दे रहे हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। बेसिकली आरएनए जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। आरएनए आर ऑफ थ्री टाइप्स। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले बात करेंगे हम एमआरएनए की। क्या करते हैं? एमआरएनए की। तो ये होता है एक मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए। ठीक है, क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो होगा वो एक प्रोसेस होती है डीएनए से आरएनए बनने की, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है, और उसके बाद फिर होगा ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन में यूज होगा, जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर की जाएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। इसको बोला जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्या बोलते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी सारी चीजें, जो टी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे आपकी सारी चीजें होंगी। ये बीच में जो लगे हुए हैं इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एमिनो एसिड, एमिनो वाली जो बाइंडिंग लूप है, और यहाँ पर है राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लगेगा अटैचमेंट साइट फॉर एन अमीनो एसिड। ठीक, यहाँ से 3 डैश से स्टार्ट होगा और 5 डैश तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं आगे स्ट्रक्चर, फिर हम बात करते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए की। तो शुगर प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोस से 55 से 45। इधर कैसी शुगर है? राइबोस शुगर है। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। इधर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल। क्या हो जाएगा? यूरेसिल होता है इसमें। इट इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड, इट कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, इट इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बींग्स। एंड ये कैसा, इस ये भी जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ वायरसेस में होता है। इट इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। और ये कैसा है? केमिकली मोर रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात की गई है तो हिस्टोन प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है डीएनए को। ठीक है, सपोज दैट ये जो डीएनए है आपका, ठीक है, अब ये डीएनए जो होगा वो पैकेज्ड हो जाएगा, मतलब पैक होगा तभी बनेगा क्या? क्रोमोसोम। कुछ इस तरह से। ये है ना आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो डीएनए आ रहे हैं वो क्या करेंगे? हिस्टोन प्रोटीन की मदद से पहले पैक्ड हो जाएंगे। हिस्टोन एक ऑक्टेमर होता है। कैसा होता है? ऑक्टेमर होता है। क्या होता है? ऑक्टेमर होता है, और क्या करता है? डीएनए को पैक करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास एक टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, मतलब डीएनए जो है कैसे रेप्लिकेट करेगा, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करने वाला है, वो प्रोसेस है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप लोग को बता दें। ठीक, जैसे, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। ये था हमारा एक पूरा डीएनए चला आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक डीएनए चला आ रहा है। उसके बाद अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, ये जो थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, ये ब्रेक होकर के खुले। क्या हुए? ब्रेक होकर के खुले। देखिए यहाँ पर ये चीज, जैसे मान लीजिए ये जो मेरे दोनों हाथ हैं ये क्या है? डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। क्या है? डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से डीएनए का जो स्ट्रैंड है यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। अब क्या होगा? सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, ये जो हमारे इस हाथों के बीच में जो बॉन्ड्स हैं ये टूटेंगे। टूटेंगे तब ये इस तरह से खुलेगा। ठीक है, इस तरह से खुलेगा, और फिर एक स्ट्रैंड इधर बनना शुरू हो जाएगा, एक स्ट्रैंड इधर बनना शुरू हो जाएगा, और फिर क्वाइलिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने ये चीज देखी कि इधर से ये वाला स्ट्रैंड खुला, और फिर इधर से ये वाला स्ट्रैंड खुला, और फिर कोई दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर बनना शुरू हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर बनना शुरू हो गया। तो हो गया ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। आइए अब देख लेते हैं इसको कि ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो बात की जा रही सेमी कंजर्वेटिव। वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड अ सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। They suggested that the two polynucleotide strand of DNA molecule untwisted and start separating at one end। मतलब किसी भी एक एंड से डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ब्रेक करेंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट करना शुरू हो जाएंगे, अनट्विस्ट करेंगे सबसे पहले अपने आप को, उसके बाद बनना शुरू हो जाएंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर आल्सो ब्रोक।
The separated single strand then act as a template, and for the synthesis of new strands, subsequently complementary deoxyribonucleotides attach themselves to the exposed base of template strand and are later polymerized to form complete polynucleotide chain. Two complete double DNA helices are thus formed, which are identically to each other and the parent molecule. Each daughter double helix carries or conserves one polynucleotide strand from the parent molecule न्यूली assembled. अब देखना, ये दो बन गए डॉटर, क्या बन गए? डॉटर सेल्स, उसमें भी बताया था, ठीक है। इन दोनों डॉटर में एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट से आ रहा है, देखो इस वाले में ये वाला स्ट्रैंड पेरेंटल है, ठीक है, पेरेंट से आ रहा है, और इस वाले में कौन सा आ रहा है? ये वाला पेरेंट से आ रहा है। तो यानी कि एक जो स्ट्रैंड होगा वो पेरेंट से आएगा और बाकी कैसा होगा? एक जो होगा वो डॉटर वाला होगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा एक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चलिए अब देख लेते हैं जरा एक बार इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना करके, ठीक है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें निकल करके सामने आने वाली हैं, ठीक। एक मिनट, जरा सा थोड़ा पानी पी लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है डीएनए रेप्लिकेशन की। तो आइए समझ लेते हैं उसको एक बार कि कौन कौन सा प्रोसीजर इसमें लगने वाला है। सबसे पहले हम एक बनाते हैं एंजाइम की चार्ट। क्या बनाते हैं? एंजाइम की चार्ट बनाएंगे कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम कब लगेगा, ठीक है। सो एक तरफ हम लिखते हैं हमारे एंजाइम्स, और एक तरफ लिखते हैं हम फंक्शंस। क्या लिखेंगे? फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। चलिए, एक तरफ हमने लिखे एंजाइम और दूसरी तरफ हमने लिखे फंक्शंस। बीच में अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और समझते हैं कि कौन सा एंजाइम कौन सा फंक्शन करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, हमारे पास है सबसे पहले इनिशियल प्रोटीन। क्या है? इनिशियल प्रोटीन, इनिशियल प्रोटीन, ठीक है। इनिशियल प्रोटीन है, फिर है हेलिकेज, एसएसबी, ठीक है। सबसे पहले हम सारे एंजाइम लिख लेते हैं, हेलिकेज। देन थर्ड नंबर पे है हमारे पास एसएसबी। देन when we are talking about the fourth enzyme that used in DNA replication is RNA polymerase. क्या है? RNA polymerase। अब कहोगे कि भाई ये RNA कहाँ से आ गया? अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। फिफ्थ नंबर है हमारे पास DNA polymerase, DNA polymerase थर्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? DNA polymerase थर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास टोपोआइसोमरेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ नंबर पर हमारे पास आ जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और लास्ट में हम बात कर लेते हैं डीएनए लाइगेज की। किसकी? डीएनए लाइगेज की। चलिए जरा सबके फंक्शंस देख लेते हैं, किसका क्या फंक्शन होने वाला है, ठीक है। किसका क्या फंक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले क्या चीज होगी? ये जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, किससे लिखा जाए? चलिए लिखते हैं हम। इनिशियल प्रोटीन है, इसका काम होता है टू रिकॉग्नाइज द साइट ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले जहां से रेप्लिकेशन होनी है इसको पहचानेगा। क्या करेगा? साइट ऑफ ओरिजिन को पहचानेगा। और फिर हेलिकेज जो होगा, हेलिकेज एंजाइम का काम होता है अनवाइंडिंग द डीएनए बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा? अनवाइंडिंग द डीएनए, जो आपके कॉइलिंग है उसको तोड़ेगा। सबसे पहले अनवाइंडिंग द डीएनए बाय ब्रेकिंग, कौन से बॉन्ड है वहां पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा सबसे पहले, अनवाइंडिंग द डीएनए बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। फिर एसएसबी जो है, एसएसबी क्या करता है? एसएसबी प्रिवेंट्स द कॉइलिंग,
कॉइलिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड क्या करेगा, डीएनए स्ट्रैंड दोबारा से कॉइल ना कर जाए, जिसको अभी अनवाइंड किया था, उसको प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है, एसएसबी यानी सिंगल साइड बाइंडिंग प्रोटीन कर रहा है। फिर आने आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। ये क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को फॉर्म करेगा, जिसके बाद आगे तुम्हारा पूरा प्रोसेस रेप्लिकेशन का स्टार्ट होगा। देन पॉलीमरेज थर्ड का काम होता है इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। क्या काम होता है, इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। फिर आपके बाद हो गया टोपो आइसोमरेज। अब टोपो आइसोमरेज का काम क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि ये क्या करता है, इट रिलैक्स द सुपर कॉइलिंग, इट रिलैक्स द सुपर कॉइलिंग। अभी इसको भी ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इट रिलैक्स द सुपर कॉइलिंग। फिर डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या आ जाएगा कि रिप्लेस द डीएनए प्राइमर टू आरएनए, सॉरी, रिप्लेस द डीएनए प्राइमर टू आरएनए, ठीक है। और फिर लाइगेज का काम होता है ज्वाइन द स्ट्रैंड्स, ठीक है, ये काम होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो टेबल बताई है आपको एंजाइम्स और फंक्शंस की, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब देखते हैं कौन सी चीज होने वाली है। ओहो, कितने सारे लग जाते हैं, ठीक, इधर देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास दो डीएनए स्ट्रैंड्स थे, क्या थे, दो डीएनए स्ट्रैंड्स थे। सबसे पहले इनिशियल एंजाइम ने क्या किया, साइट ऑफ ओरिजिन को रिकॉग्नाइज किया, साइट ऑफ ओरिजिन को रिकॉग्नाइज किया। किसको रिकॉग्नाइज किया, साइट ऑफ ओरिजिन को रिकॉग्नाइज किया। साइट ऑफ ओरिजिन को रिकॉग्नाइज किया किसने, इनिशियल प्रोटीन ने, इनिशियल प्रोटीन ने। आगे बढ़े तो रिकॉग्नाइज करने के बाद अब यहाँ पर देखो कौन सा एंजाइम आ रहा है, कौन सा एंजाइम आएगा, हेलिकेज आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा। हेलिकेज ने क्या किया, हेलिकेज ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया। क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब दूसरी चीज, एक एंजाइम जो आपने यहाँ पर लिख रखा है टोपो आइसोमरेज, लिखा है टोपो आइसोमरेज का काम क्या है, इट रिलैक्स द सुपर कॉइलिंग। यानी कि अब यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम लग चुका है, क्या लग चुका है, हेलिकेज लग गया। और साथ में कौन सा एंजाइम लगेगा, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। यानी कि टोपो आइसोमरेज ने क्या काम कर दिया, टोपो आइसोमरेज ने काम किया रिलैक्स करने का। किसको रिलैक्स कर दिया, कॉइलिंग को रिलैक्स कर दिया। क्या कर दिया, कॉइलिंग को रिलैक्स कर दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कौन सा एंजाइम आ रहा है, इधर देखेंगे, एसएसबी, एसएसबी प्रोटीन भी लगेगा। क्या लगेगा, एसएसबी यहाँ पर लगेगा, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कि ये जो कॉइलिंग है, भाई आप कभी चार्ट फोल्ड करिए, जैसे आपने चार्ट लिया, चार्ट पेपर को फोल्ड कर दिया, तो जब आप उसको छोड़ोगे तो वो, फिर आपने चाहे उसको जितना भी सीधे खोल दिया हो, ठीक है, लेकिन फिर वो कैसा आ जाएगा, वापस से वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाता। तो उसी तरह से कि ये जो कॉइलिंग थी, ये काफी समय से ऐसे ही हुई थी, कॉइल्ड थे, तो जब इसको खोला गया तो यह कोशिश करते हैं कि ये दोबारा से कॉइल हो जाए। तो उसके प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, एसएसबी प्रोटीन करता है, प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग, ठीक है। सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, एसएसबी करेगा। कौन करेगा, एसएसबी करेगा। आगे देखिए, फिर हमने कौन सा एंजाइम लिख रखा है, आरएनए पॉलीमरेज लिख रखा है। फिर अब आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा, सबसे पहले वो देखिए।
अब क्या हुआ, आपके ये दोनों जो हैं खुल गए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए तो ये क्या हो गए, खुल गए। अब होने इसके बाद क्या चीज होने जा रही है वो देखते हैं। इसके बाद आरएनए प्राइमर यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएगा। क्या है, कौन ऐड होगा, आरएनए प्राइमर ऐड होगा। कौन ऐड होगा, आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अब क्या चीज होने वाली है। ठीक, इस तरफ से यहाँ पर आरएनए प्राइमर लग गया, इस तरफ से नीचे से लग गया। कौन लग गया, नीचे से लग गया। ठीक, अब समझते हैं यहाँ पे क्या चीज होगी। यहाँ पर अब होने ये जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज लगा। पहले तो एंजाइम का नाम लिख लो यहाँ पे। कौन सा एंजाइम लगा, आरएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए पॉलीमरेज ये काम ना करे तो आरएनए प्राइमर कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये कौन सा एंजाइम था, आरएनए पॉलीमरेज। अब समझना, अब यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम ये होगा कि ये क्या करेगा, इलोंगेट द स्ट्रैंड, इलोंगेट द स्ट्रैंड। क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को इलोंगेट करता जाएगा। क्या करता जाएगा, इलोंगेट करता जाएगा। और फिर ये एक नया फॉर्म कर लेगा इस तरह से। देखिए यहाँ से ये इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई, इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। आ गई बात समझ में, यहाँ से इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब यहाँ तक तो ये सारी चीज हो गई भाई, यहाँ पर पूरी चीजें बनना शुरू हो गई। अब ये क्या होगा, ऊपर वाला जो अभी तक ये वाला स्ट्रैंड खुला था, अब ऊपर वाला स्ट्रैंड खुलेगा, यानी ये वाला स्ट्रैंड खुलेगा। जब ये वाला स्ट्रैंड खुलेगा तो हमारे इतने सारे एंजाइम्स फिर से काम करेंगे। ओरिजिन होगा कि भाई अब इस साइड पे हमको करना है, फिर उसके बाद हेलिकेज लगेगा। हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। फिर टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, रिलैक्स द कॉइलिंग। ठीक, और एसएसबी क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर देगा। ये काम कितना होगा, यहाँ तक इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद एक नई चीज होगी, वो होगी नई चीज क्या, अब आगे समझ लेते हैं कि क्या चीज होने वाली है। अब आगे होगा ये कि भाई यहाँ पर आरएनए प्राइमर है। यहाँ पे तो चलो नीचे की तरफ बना था आरएनए प्राइमर, यहाँ पे ऊपर की तरफ आरएनए प्राइमर लगा था। तो अब क्या प्रोसेस होने वाला है इसको भी समझ लेते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक नया पेज लेंगे और पेज में बनाएंगे हमारा उतनी पूरी राम कहानी फिर से। ठीक है, अब अभी क्या हुआ, ठीक, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डायग्राम, वहां पे क्या चीज हुई थी, वहां पे हुई ये चीज थी कि आरएनए प्राइमर यहाँ पर लगा था और यहाँ पर इधर से लगा था। ठीक है, तो उसी के आगे से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर के अपना इसने क्या किया, स्ट्रैंड फॉर्म करने शुरू कर दिए। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ गई है कि ये वाला तो चलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड तो अपने आप को इलोंगेट कर ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में आरएनए प्राइमर फंसा हुआ है। तो अब क्या चीज होगी, फिर से आरएनए पॉलीमरेज आएगा। कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर एक बार फिर से आएगा। कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर फिर से आएगा और फिर से किसी भी ऊपर की तरफ आगे यहाँ पर आकर के लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके लग जाएगा और फिर से आएगा तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और फिर से इसको जोड़ देगा, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इधर की तरफ तो तुम्हारा ये चीज होती जा रही है। अब यही चीज आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ, अब ये वाला पार्ट खुल जाएगा। ये वाला पार्ट खुलेगा तो ठीक है, ये वाला पार्ट खुलेगा तो अगेन पूरी प्रोसेस वहां से फिर से स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो फिर से सारे एंजाइम्स वैसे ही वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद यहाँ पर ये चीज कंप्लीट कर देंगे। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर कोई एक में तो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो जा रहा है वो हमारे स्टैंड का हो रहा है, लेकिन इस तरफ कौन सी चीज आ रही, ब्रेक कर करके गया है। क्या करके गया है, ब्रेक कर करके गया है। इसलिए इनको आपस में जोड़ने के लिए एक फ्रैगमेंट यूज होता है, उसको नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। ओजाकी लिख दिया। कौन थे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, कौन थे, ओकाजाकी थे साइंटिस्ट, उन्होंने फ्रैगमेंट दिया था ओकाजाकी। उसका यूज किया जाता है। इस वाले को बोला जाता है लैगिंग स्टैंड। क्या बोला जाता है, लैगिंग स्टैंड। और इस वाले को बोला जाता है लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। ये स्लाइड गलती से लग गई। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये होगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड और ये होगा आपका लीडिंग स्ट्रैंड। ये एक डायग्राम होता है, रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। सेंट्रल डॉगमा थ्योरी क्या होती है, दैट द रेप्लिकेटेड डीएनए ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए। ये कैसा आरएनए है, एमआरएनए है। ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए from a replicated DNA, that is known as transcription, and the formation of protein with mRNA is known as translation. Important है, जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो हमने क्या नाम दिया, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या दी, फॉर्मेशन ऑफ mRNA from replicated replicated DNA, from replicated DNA. Next, transfer of genetic material, genetic information from DNA to RNA। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आप ट्रांसक्रिप्शन में लिख सकते हैं। इसमें 3 साइट्स होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन में 3 साइट्स होती हैं। पहली साइट होगी आपकी पहली साइट होगी आपकी प्रमोटर रीजन, दूसरी होती है स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट होती है टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर से ही क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की में जो होगा यहाँ से स्टार्टिंग होगी, और इतना वाला पूरा पोर्शन क्या होगा, ट्रांसक्राइब्ड होगा। क्या होगा, ट्रांसक्राइब्ड होगा। इतना वाला पूरा पोर्शन क्या होगा, ट्रांसक्राइब्ड होगा, और यहाँ पर टर्मिनेटर कोडॉन से हट जाएगा। टर्मिनेटर कोडॉन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको बता दें, एक नेक्स्ट डायग्राम में हम ट्रांसक्रिप्शन पूरा लेकर के आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोट। जानते हैं आप, 2 टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के सेल होते हैं। ये कौन सा है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसा है ये, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल है। बेसिकली इसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इसमें क्या चीज हो रही है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। 3 प्रोसेस होंगे, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन। कौन सा होगा, इलोंगेशन। और लास्ट होगा चेन टर्मिनेशन। क्या होगा, चेन टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन समझते हैं इसमें डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले जहां पर हमने जैसे बात की थी ना, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये चीज होने वाली है। तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चरल जीन यूनिट, ये है आपका टर्मिनेटर रीजन, और ये है आपका प्रमोटर रीजन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आ गया। और आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा। सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। इनिशिएशन मतलब होता है स्टार्टिंग। क्या होता है, इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्टिंग। और फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी।
अब यहीं पर एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि फिर क्या होगा, यहाँ से ये जो बन रहा है ये आपका आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। और आरएनए बनने के इस मैकेनिज्म में होगा एलोंगेशन, और फिर जहां पे टर्मिनेटर लगा होगा, टर्मिनेटर रीजन जैसे ही आएगा कि भाई हमको जेनेटिक इंफॉर्मेशन ने बहुत ट्रांसफर कर लिया, अब हमें इस प्रोसेस को बर्खास्त करना है, तो फिर कौन सा फैक्टर यूज होता है? रो फैक्टर यूज होता है, और फिर ये पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से जैसे ही आपका आरएनए निकलेगा, जहां से जैसे ही आपका आरएनए निकलेगा, तुरंत यहाँ पर राइबोसोम्स आएंगे, और यहाँ से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपके ट्रांसलेशन का इन प्रोकैरियोटिक सेल। किसमें? इन प्रोकैरियोटिक सेल। कहानी डिफर तब करती है जब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। किसकी बात करते हैं? यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। ये जो पूरा है ये है यूकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या चीज हो रही है इधर देख लेते हैं। ठीक उसी तरह से इलोंगेशन होगा। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले कौन सा? इनिशिएशन। उसी तरह से इनिशिएशन हुआ। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आ रहा है कि यहाँ पर इलोंगेशन के बाद एक न्यू टाइप का जो आरएनए बन रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। क्या है? बीच बीच में उसके क्या लगे हुए हैं? एक्सॉन और इंट्रॉन्स लगे हैं। क्या लगे हैं? इंट्रॉन्स और एक्सॉन। ये जो बीच बीच में आप येलो रेड येलो रेड येलो देख रहे हैं, इनको बोला जाता है इंट्रॉन। देखिए, रेड वाले जो पोर्शंस हैं, येलो वाले जो पोर्शंस हैं, उनको क्या बोला गया है? एक्सॉन। येलो वाले जो पोर्शंस हैं उनको एक्सॉन बोला गया है, रेड वालों को इंट्रॉन बोला गया है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे क्या चीज होगी। यहाँ पर एक एंजाइम का यूज होगा जिसको बोला जाता है आरएनए स्प्लिसिंग। क्या यू नाम है? आरएनए स्प्लिसिंग। इसका काम क्या होगा? सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इस एमआरएनए में दो चीज लगी होंगी। यहाँ पर हेड पर एक कैप लगी होगी, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कैपिंग। और इस वाले पर जहां पर लगी होगी पॉली एडेनिन की चेन, तो इसको बोला जाता है टेलिंग। क्या बोलते हैं? टेलिंग। ठीक है, और जब आरएनए स्प्लिसिंग एंजाइम यूज होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लिसिंग ऑफ आरएनए। क्या बोलते हैं? आरएनए का स्प्लिसिंग मतलब स्प्लिट कर देना। ठीक है, तो अब देखिए आरएनए स्प्लिसिंग्स लग गए यहाँ पर। अब ये क्या करेंगे? इनको कवर कर लेंगे। क्या करेंगे? इनको कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद इसको आपस में खींच देंगे, मतलब बीच बीच से इसको खा करके तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद हमको एक न्यू एमआरएनए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? न्यू एमआरएनए मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? न्यू एमआरएनए मिल जाएगा। अब बात करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड क्या थे? सबसे पहले तो इसमें कुछ वो लेकर के आए हैं आपके लिए कि कोड के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। कोड इज अ ट्रिपलेट। कैसा होगा? कोड कैसा होगा? ट्रिपलेट होगा, मतलब तीन। जैसे एक कोड का नाम बता दें, AUG, ये एक इनिशिएशन कोड है। AUG मतलब तीन का है, ना कि दो का, ना कि एक का, ना कि चार का, तीन का है। कितने का है? तीन का है। फिर AUG आपका क्या है? एडनीन, यूरेसिल एंड ग्वानिन है। क्या है? एडनीन, यूरेसिल एंड ग्वानिन है। अब द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रहेगा। द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगा। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, डीजेनरेट भी हो सकता है। एंड द जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, विदाउट कॉमा यूज होगा। ये देख लीजिए जेनेटिक कोड। गैमो जॉर्ज की बात करते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड कितने हैं? 20 कोड, 20 अमीनो एसिड्स हैं। कितने अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड है। और कोड्स कितने हैं आपके? 64 कोड्स हैं। कितने कोड्स हैं? 64 जेनेटिक कोड्स हैं, जिसमें से 64 64 कोड्स हैं। ध्यान रखिएगा, 64 कोड्स हैं जिनको हम बोलते हैं कोडॉन्स। ठीक है, 64 कोड्स हैं। इसमें से 61 कोडॉन ऐसे होते हैं जो एमिनो एसिड के साथ कोड करते हैं। ठीक है, और 3 कोड्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे? स्टॉप कोड बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोड बोलते हैं। ठीक है, इनिशिएशन कोड, इनिशिएशन कोड आपका होगा AUG। क्या होगा? AUG, जो एमिनो एसिड है एक मेथियोनिन, उसके लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है? मेथियोनिन के लिए। स्टॉप कोडन आपके तीन जो हैं उनके नाम हैं UAA, उआ, उगा, उआग।
UAA, UGA एंड UAG, ये 3 आपके कैसे हैं, स्टॉप कोडन है। इनिशिएशन कोड है आपका AUG, जिसको हम मेथियोनिन बोल रहे हैं, और बाकी के जो 61 हैं आपके, ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के साथ कोट करते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये है आपका पूरा अमीनो एसिड का कोड। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। चाहिए तो हम एक बार बना करके इसको देख लेते हैं। क्या है, UCAG है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसको। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। समझते हैं इसको कैसे क्या चीज होगी। ठीक है, देख लीजिए, UCAG। ठीक है, इधर भी लिख लेंगे UCA और G। अब इधर क्या करना है, इन चारों में लिखना है। ठीक, जैसे हमने लास्ट वाले में चेकर बोर्ड में RT RG वगैरह सब बनाए थे, ठीक उसी तरह से इसको भी, जेनेटिक कोड को भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करा करा कर लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या है, UUU है, तो UUU, फिर इधर UUC, फिर इधर आ जाइए UUA। ठीक है, और फिर इधर क्या है, UUG, UCU, UCC, UCA एंड देन UCG। इधर आओ, UAU, UC, सॉरी UAC है। क्या है, UAC, क्या हो गया, UAC, UAC, और फिर इधर UAA, और ये UAG। इधर आ जाओ, UGU, UGC, UGA और UGG। ये 3 जो आ गए, ये कौन से आ गए, आपके स्टॉप कोडन आ गए, देख लीजिए, स्टॉप कोडन आ गए। ठीक, फिर इसी तरह से हम इसको भी फिल कर लेंगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। CUU, C, इधर सब में C लिख लो, इधर सब में U लिख लो। जल्दी जल्दी काम करते हैं। हम्म हम्म CA, फिर इधर CG, UCAG, इधर आएगा GB। ठीक है, UCAG। ठीक इसी तरह से हम इनको भी फिल कर लेंगे, या आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें फिल हुए हैं। अब देखिए, ये कौन सा आ गया, फेनिल एलाइन हो गया। कौन सा अमीनो एसिड है, फेनिल एलाइन। UUU और UUC के साथ कौन कोड करेगा, फेनिल एलाइन। फिर ल्यूसीन करेगा, इन दोनों के साथ, इन 6 के साथ ल्यूसीन करेगा। फिर आइसोल्यूसिन, और फिर ये AUG जो है, इनिशिएशन कोड मेथियोनिन। फिर ये वैलिन। इधर आ जाइए, तो सेराइन करेगा, प्रोलिन करेगा, थियोनिन करेगा, एलेनिन करेगा। इधर आ जाएंगे, ट्रायोसिन, चेन टर्मिनेशन कोडॉन है। यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड नहीं लगा हुआ है। हिस्टिडीन, ग्लूटामीन, एस्पराजिन, लाइसीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। इधर सिस्टीन, अर्जिनिन, सेरिन, अर्जिनिन एंड ग्लाइसिन। ये सारे हैं आपके 20 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड हैं, जो कि डिफरेंट कोडॉन्स के साथ क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है नया जो प्रोसेस, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बारे में बात करें, तो ये जो tRNA है, ये एक एडेप्टर का काम करता है। किसका काम करता है, एडेप्टर का काम करता है। इसका काम क्या होगा, यहाँ पर आपकी जेनेटिक कोड को लेकर के आएगा। जेनेटिक कोड को लेकर के आने के बाद इधर की तरफ जो भी, इधर की तरफ आपका mRNA में जो भी चीज लगेगी, और यहाँ पर जो भी आपका एमिनो एसिड वहां पर लगा होगा, और फिर क्या करेगा, यही अमीनो एसिड आगे बढ़ता चला जाएगा। कभी आपने एडाप्टर देखा चार्जर का, तो एडाप्टर लगाते हो, फिर क्लिप लगा, फिर अपनी वो USB लगाते हो, और फिर क्या करते हो, मोबाइल को या लैपटॉप को चार्ज करते हो। ठीक उसी तरह से एमिनो एसिड को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, tRNA कर रहा है। कौन कर रहा है, tRNA कर रहा है। ठीक, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है, इसको समझ लीजिए। इस तरफ ये आपका mRNA स्ट्रैंड है, ये क्या है, mRNA स्ट्रैंड है। अब देखिए क्या हुआ, ये है आपके राइबोसोम। ठीक है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक, 80S और 70S वाली चीजें बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका tRNA क्या हुआ, एक आपका जो ये था,
अब इसने क्या करा, एमआरएनए की स्टडी की। यूजी यूएजी है, क्या है, एयूजी है। तो एयूजी किसके लिए कोड करता है, मेथियोनिन के लिए कोड करता है। तो टीआरएनए के ऊपर ऑब्वियसली मेथियोनिन लगा होगा, क्या लगा होगा, मेथियोनिन लगा होगा। अब यहाँ पर तो ये चीज आ गई, ठीक उसी तरफ यहाँ पर जो कोड था, यहाँ पर जो कोड था किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए था। ठीक है, यहाँ पर जो था वो किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए था। तो यहाँ पे जो कोड लगा होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज पूरी प्रोसेस आएगी और इधर मेथियोनिन निकलता शुरू हो जाएगा, ठीक इस तरह से जैसे सी वाले में दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये वाली चीज फिर अब हट गई और यहाँ से टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लगा दिया, फिर यहाँ से टीआरएनए भी क्या हो गया, हटना शुरू हो गया। और दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर लगा, लगने के बाद ये भी एक पूरी चेन बना दी। और ये चेन जो होती है, जो अमीनो एसिड की चेन होती है, ये सारे आपके जो अमीनो एसिड लग गए, इसी को बोला जाता है प्रोटीन। प्रोटीन आर दी चेन ऑफ एमिनो एसिड। क्या होती है, चेन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन्स आर दी चेन ऑफ एमिनो एसिड, ये देख सकते हैं इस डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या आता है। बेसिकली दो ही क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में मिले, तो मैं आपके लिए दो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज फर्स्टली प्रपोज्ड इन 1986, वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटीबायोटिक प्रोजेक्ट एम्बिशियस, सॉरी एंटीबायोटिक कह रहा हूं, एम्बिशियस प्रोजेक्ट वाज एवर टेकन इन द बायोलॉजिकल साइंस। द गोल वाज नथिंग लेस देन द कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप के रूल्स में सबसे बड़ा रोल प्ले किया किसने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। Though it was started in USA, it became a worldwide research and 17 other countries were involved directly or indirectly with this project. Countries कौन-कौन सी है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, इजराइल, इटली, कोरिया, मेक्सिको, the Netherlands, Russia and Sweden. The international project involves some 100 laboratories all over the world। में कितनी laboratories है, 100 laboratories हैं। गोल्स क्या थे, टू आइडेंटिफाई ऑल जीन अप्रॉक्स 20,000 to 25,000 इन ह्यूमन डीएनए। ठीक, देन डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर 3 बिलियन chemical base pairs that make up human DNA, store this information in database, store this information in databases, improve tools for data analysis, then transfer related technology to other sectors such as industries, address the ethical, legal and social issues दे में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें हैं, आपको इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट। आप कभी देख सकते हैं कि जो जितनी भी आप मूवीज वगैरह देखते हैं उसमें ये चीजें सब बहुत अच्छे ढंग से दिखाई जाती, क्राइम पेट्रोल में, कि भाई फिंगरप्रिंट चेक करो, मर्डर किया है, अगर किसी ने रेप किया है किसी ने, तो सबसे पहले क्या चीज चेक करी जाती है, डीएनए चेक करा जाता है। निशान अगर छोड़ के जाता है कोई मर्डर वेपन पे, तो वो उस डीएनए फिंगरप्रिंट से निकाल लिया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस हम बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर हमको दिया गया तो एक बार इसको देख लेते हैं। एलेक्स जेफरी को बोला जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए करेंगे, सैंपल जो हमको मिला उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे डीएनए को। फिर एम्पलीफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, देन सेपरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, उस डीएनए सीक्वेंस से डीएनए को इजीली सेपरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन बॉटलिंग करते हैं उसकी, बॉटलिंग करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन, नए हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं और फिर डिटेक्शन करा जाता है कि किस तरह से जो फादर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कि अगर किसी मदर को उनके बच्चे के बारे में नहीं पता तो वो पूछ लेती है फादर कौन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से, डीएनए टेस्ट जिसको बोलते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें आज हमने देख ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2026 के लिए जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दें। एमसीक्यूज तो कुछ भी आ सकते हैं, किसी से कहीं से भी आ सकते हैं। जेनेटिक कोड का कैरेक्टर पूछा जा सकता है कि जेनेटिक कोड कैसा होता है। ठीक है, दूसरी चीज प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन डीएनए वर्सेस आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस। फोर्थ क्वेश्चन एंजाइम्स रोल, एंजाइम्स रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन एचजीपी यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन का क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला तो नहीं है, लेकिन इस बार हो सकता है, संभावना है कि आ जाए। और पूछ सकता है आपका जिरिफ्त एक्सपेरिमेंट।
आई बात समझ में? जिरिफिथ एक्सपेरिमेंट भी पूछ सकता है। सो यही था हमारा आज के लिए पूरा चीज़। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतना पढ़ लिया है हमने इतने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब बेसिकली जो भी चैप्टर्स रह गए हैं उसको हम कोशिश करते हैं बहुत जल्दी उनको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ज़रूर से ज़रूर पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 18 तारीख आने वाली है, फिंगर पे काउंट कर लो, 15 तारीख है आज। 15 अब ये वीडियो जब अपलोड होगा, कब अपलोड हो रहा है? ठीक कौन-सी डेट को अपलोड होगा ये? 18 तारीख को। तो उस हिसाब से अपने आप को लग जाओ, मेहनत करो बैठ करके, ठीक है? अब नहीं तो कभी नहीं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिया करो, अपने बायोलॉजी के और दोस्तों से शेयर कर दिया करो, ठीक है? सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिकेय शुक्ला। थैंक यू।